एक समय की बात है। सीमापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की सौम्या अपनी बहन गुनगुन के साथ रहा करती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। बड़ी होने के नाते सौम्या गुनगुन का खूब ख्याल रखती थी। सौम्या गांव के ठाकुर की बगिया में काम करती थी। सौम्या खूब मेहनत से काम करती। इसके बाद भी ठाकुर का मुंशी किसी न किसी बात पर उसके पैसे काट लिया करता था, पर सौम्या कभी भी शिकायत नहीं करती और किसी तरह उन्हीं पैसों से अपना घर चला लेती। सौम्या खुद तो पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन वह गुनगुन को किसी तरह स्कूल भेजा करती थी। दीदी, अध्यापिका कह रही थी कि 3 महीने की फीस बकाया है। अगर फीस नहीं भरोगी तो कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तू चिंता मत कर गुनगुन, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। मुंशी जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मुझे अपने बहन की पढ़ाई की फीस भरनी है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे घर का काम करना पड़ेगा। पर मैं तो बगिया में काम करती हूँ ना। हाँ, तो बगिया का काम खत्म करके तू मेरे घर आ जाना। लक्ष्मी, मैं घर के काम के लिए इस लड़की को लाया हूँ। जी, इसे ठीक से काम आता है या नहीं? लड़की, जरा ठीक से हाथ चला, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। लक्ष्मी सौम्या से घर का सारा काम कराती, जिससे सौम्या को घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती। दीदी, आजकल तुम बहुत देर से घर आने लगी हो। इतना ज्यादा काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं गुनगुन, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। चल, मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बना दूँ। इस तरह रोज सौम्या पहले बगिया का काम करती, फिर मुंशी के घर का, फिर अपने घर का आके खाना बनाती। एक दिन सौम्या जब काम से घर वापस आती है। अरे दीदी, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो दीदी, आंखें खोलो। सौम्या बहुत बीमार हो जाती है। गुनगुन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। गुनगुन, जा तो बेटा, मुंशी जी से मेरे दोनों काम की पगार लेते आ, और वहाँ से आते समय मेरे लिए दवाई और घर के खाने के लिए कुछ ले आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुंशी जी, दीदी की पगार दे दो, दीदी बहुत बीमार है। तेरी दीदी इतने दिन से काम पे नहीं आ रही है, किस बात की पगार? चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे क्या हुआ गुनगुन, तू क्यों रो रही है? तू मत रो गुनगुन, मैं मालकिन के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगी। पर दीदी, आप तो बीमार हो, आप कैसे जाओगी? तू चिंता मत कर, मैं बस अभी आई। क्यों री, इतने दिन से कहाँ थी? मालकिन, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पगार के पैसे दे दो। मैं उधार नहीं मांग रही हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ। बड़ी आई मेहनत वाली, चल निकल यहाँ से, एक ढेला नहीं मिलेगा। दुखी सौम्या वहां से निकल जाती है और चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचती है। वह तालाब के पास बैठकर रोने लगती है। तभी सौम्या, ओ सौम्या, सौम्या, नीचे देखो, मैं सुनहरी मछली बोल रही हूँ। सौम्या, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर एक सुंदर सा वन है, वहाँ तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। ऐसा कहकर सुनहरी मछली वहां से चली जाती है। खुश होकर सौम्या वहां से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तभी उसे एक सुंदर सा वन दिखाई देता है, जो फूलों से भरा रहता है। इतने सारे फूलों को देखकर सौम्या नाच उठती है। तभी वहां एक बड़ा सा गुलाब का फूल प्रकट होता है। सौम्या, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ। तुम्हें यहाँ सुनहरी मछली ने भेजा है ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
सौम्या, इस जादुई गुलाब को ले जाओ। इससे तुम जो मांगोगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर याद रखना कभी भी कोई गलत चीज मत मांगना। सौम्या खुशी खुशी गुलाब लेकर अपने घर जाती है। दीदी, आप कहाँ थी? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। तब सौम्या सारी बात गुनगुन को बताती है। दोनों सबसे पहले अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगती हैं। फिर दोनों अच्छा खाने के लिए मांगती हैं। जादुई गुलाब की मदद से सौम्या पौधों की एक दुकान खोल लेती है और अपनी कमाई से वह गुनगुन को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है। इधर जब मुंशी और उसकी बीवी को सौम्या की सफलता का पता चलता है तो दोनों जल भुन जाते हैं। हे जी, कुछ भी करो पर इस सौम्या की बच्ची को बर्बाद कर दो। दोनों लोग सौम्या की दुकान को आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर जादुई गुलाब की वजह से उनकी दुकान नहीं जलती और आग उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। आग के डर से दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और डूब के मर जाते हैं। जादुई गुलाब की वजह से दोनों बहनों की जिंदगी आसान हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक समय की बात है। चंदनपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उसमें प्रकाश नामक एक सब्जी वाला अपनी मां भवानी, बहन नीता और अपनी पत्नी रचना के साथ रहा करता था। माँ, आज तो मैं बहुत थक गया। नीता, ओ नीता, जा अंदर से भाई के लिए पानी तो ले आ। और हाँ, रचना से कह देना 2 प्याली चाय भी चढ़ा दे। ये भाभी, जरा 2 कप चाय तो बना देना, भैया आ गए हैं। रचना की ननद नीता बहुत ही चालाक थी। वह सब काम रचना से ही करवाती थी और भवानी भी उसका साथ देती थी। अभी प्रकाश की शादी को 2 ही महीना हुआ था, लेकिन रचना ने आते ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अरे ओ रचना, कल मेरी छोटी बहन सावित्री अपने बेटे मोनू के साथ आ रही है। जरा खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर देना। जी माँ जी, मैं बहुत बढ़िया इंतजाम करूंगी। दूसरे दिन सावित्री अपने बेटे मोनू के साथ आ धमकती है। रचना उनके खाने का खूब अच्छा इंतजाम करती है, फिर भी सावित्री उसमें नुक्स निकालती है। अरे जिज्जी, ये कैसी बहू ले आई हो? इसे तो खाना भी ढंग से पकाना नहीं आता। अरे सावित्री, अब क्या बताऊं, नसीब में पत्थर जो पड़े थे। अरे जिज्जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो प्रकाश की दूसरी शादी करा दूं? हैं? क्या ऐसा हो सके है सावित्री? और जिज्जी, और लड़की मोटा दहेज भी लाएगी। दोनों रचना को घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगती हैं। एक दिन रचना घर के अहाते में लगे नारियल के पेड़ से मोनू को नारियल तोड़ने के लिए कहती है। तभी अचानक मोनू का पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पेड़ से गिरने की वजह से मोनू का पैर टूट जाता है। अरे जिज्जी, ये क्या हो गया? मैं तो तुम्हारे यहाँ घूमने आई थी और तुम्हारी बहू ने क्या कर दिया? अरे नास पीटी, तुझे नारियल के पेड़ में चढ़ाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? जिज्जी, वैद्य जी तो कह रहे थे अब मोनू कभी नहीं चल पाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने इसका एक उपाय भी बताया है कि गांव के बाहर एक काली गुफा है, जिसके अंदर से कोई जड़ी बूटी ले आएगा तो मोनू ठीक हो जाएगा। लेकिन उस गुफा के अंदर बहुत खतरा है, वहां कौन जाएगा? वहां मैं जाऊंगी छोटी सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मोनू को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही दोनों खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि आज तक जो भी काली गुफा के अंदर गया है
वह जिंदा बच के नहीं आया है। रचना घर से निकल जाती है और गांव के बाहर काली गुफा तक पहुंच जाती है। तभी वहां 2 काली जादूगरनियां प्रकट होती हैं। रचना उन्हें देखकर डर जाती है। तू जो कुछ भी यहाँ लेने आई है वो तुझे नहीं मिलेगा। तेरी दोनों सासों ने तुझे मूर्ख बनाया है। कृपा करके मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। तू अभी भी नहीं समझी ना लड़की? तो ले, ये देख। तब दोनों जादूगरनियां रचना को उसकी दोनों सासों की करतूत दिखाती है। उन दोनों ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेज दिया है, जिससे वे प्रकाश की दूसरी शादी कर सके। प्रकाश की दूसरी शादी हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। तभी दोनों जादूगरनियां 2 सुंदर परियों में बदल जाती हैं। रचना, हम दोनों लिपस्टिक परियां हैं। तुम बहुत अच्छी हो। हम दोनों तुम्हें एक एक लिपस्टिक देंगे। उनसे तुम अपनी कोई भी 2 इच्छा पूरी कर सकती हो। जैसे ही तुम इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाओगी और वो इच्छा बोलोगी, तुम्हारी वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। रचना बहुत ही समझदार लड़की थी। वो एक लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है और इच्छा करती है कि मेरी दोनों सासू माएं मुझे बहुत प्यार करने लगें। रचना जैसे ही घर पहुंचती है, दोनों सासें उसका बहुत जोरदार स्वागत करती हैं। दोनों प्रकाश की शादी की बात तो जैसे भूल ही जाती हैं। ये बात रचना की ननद नीता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रचना नीता को जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है। नीता चुपचाप से लिपस्टिक चुरा लेती है। वो लिपस्टिक लगाती है और इच्छा करती है कि मेरी भाभी बदसूरत हो जाए। उसी समय लिपस्टिक परियां प्रकट होती हैं और नीता को बदसूरत कर देती हैं। रचना के माफी मांगने पर वह नीता को माफ कर देती हैं और उसे पहले जैसा कर देती हैं। नीता अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।